मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन दोनों ही नामों से जाना जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन। और मार्केटिंग के विद्यार्थी इसको उचित प्रकार से पहचानते भी हैं। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, देवनागरी महाविद्यालय मेरठ, आपका मार्केटिंग सेगमेंटेशन लेक्चर में स्वागत करता हूं। सेगमेंटेशन विभक्तिकरण एक वस्तु या सेवा के बाजार को उपभोक्ताओं के छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया है। ऐसे समूह जिनकी आवश्यकताएं समान हो अथवा उस समूह में उपस्थित समस्त अंशों का व्यवहार एक समान हो। इसके अतिरिक्त सेगमेंटेशन का निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं के विषय में 3 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम, समान कार्य के लिए उत्पाद का क्रय, उत्पाद का समान प्रकार प्रयोग और उत्पाद को क्रय करने की समान विधि। इसके अतिरिक्त कोई भी सेगमेंट तभी सफल होगा जब विभिन्न खंडों में निम्न मापदंड सिद्ध होंगे। पहला मापदंड यह है कि सेगमेंट अन्य सेगमेंटों से भिन्न होना चाहिए, विभिन्न खंडों में भिन्नता। दूसरा मापदंड यह है कि खंड में सभी उपभोक्ताओं के एक समान गुणधर्म होने चाहिए, खंड में एकरूपता होनी चाहिए। इस प्रकार सेगमेंटों के मध्य तो भिन्नता होनी चाहिए और सेगमेंट के अंदर एकरूपता होनी चाहिए। तीसरा मापदंड यह है कि किसी भी बाजार या प्रेरणा में या वस्तु अवसर में यह एक समान व्यवहार करे, सेगमेंट एक समान व्यवहार करे। चतुर्थ मापदंड यह है कि किसी भी प्रकार के बाजार व्यवधान उत्पन्न होने पर इन तक पहुंचा जा सके। इसका मतलब यह है कि इसमें उनकी आइडेंटिटी एडिक्वेट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। मार्केट सेगमेंटेशन के विषय में विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि एक उत्पाद पूर्ण असंगत बाजार को ऐसे छोटे खंडों में अथवा उप बाजारों में बांटता है जो सभी महत्वपूर्ण घटकों पर संगत हों। कंडीफ एंड स्टिल कहते हैं कि शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, श्रेणी, समाज, शहरीकरण, आयु, आय जैसी विशेषताओं के आधार पर उपभोक्ताओं का समूहीकरण बाजार विभक्तिकरण है। एक प्रश्न यह आता है कि किसी भी कंपनी को बाजार में माल बेचना है तो उसे सेगमेंटेशन की क्या आवश्यकता है? सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है? बिना सेगमेंटेशन के भी तो माल बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी को सेगमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कंपनी को बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए, प्रतिस्पर्धा से लड़ने के लिए और अन्य कई कारणों से मार्केट सेगमेंटेशन करना होता है। मैं ये कहता हूं कि मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहिए। इसको बाजार विभक्तिकरण की उपयोगिता भी कह सकते हैं, पर्पस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। इसमें पहला बिंदु आता है मार्केट सिलेक्शन, बाजार का चयन। अगर सेगमेंटेशन नहीं किया जाएगा तो कोई भी कंपनी अपने लक्षित बाजार का ना तो चयन कर पाएगी, ना उस बाजार की मांग को समझ पाएगी और ना ही उस बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी और ना ही अपने उस बाजार का विकास कर पाएगी। बाजार में एक जैसे व्यवहार और मांग वाले सैकड़ों उपभोक्ता होते हैं। उन उपभोक्ताओं की एक समान विशेषता भी होती है, जैसे भाषा, आय, उम्र, शैक्षिक स्तर, तौर तरीके, भौगोलिक पृष्ठभूमि इत्यादि। बाजार विभक्तिकरण के माध्यम से सही, सामयिक एवं प्रभावशाली विपणन किया जा सकता है। एक निष्पक्ष, कार्यनीतिक, सही और रचनात्मक बाजार विभक्तिकरण के माध्यम से नए उत्पादों, नए बाजारों और नई मांगों के सर्जन में भी सरलता से संभव है। दूसरा बिंदु है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के विषय में तो शायद आपने पढ़ा होगा। मार्केटिंग मिक्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इसको 4 P's के नाम से भी जाना जाता है और आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में 4 P's के चारों मुख्य अवयव जो है दिए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। सेगमेंट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक जैसे ग्राहक एक ग्रुप के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और मार्केटिंग मिक्स का सही निर्माण एवं नियंत्रण करते समय ग्राहकों के गुणधर्म तथा वातावरणीय तत्वों के अध्ययन और मिश्रण के प्रयोग को सरल एवं प्रभावशाली सेगमेंटेशन बना देता है। और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मार्केटिंग मिक्स के विशेष प्रभावशाली, आकर्षक
एवं नीतिगत अव्यकों के मिश्रण से तैयार करने में सहायक सिद्ध होता है। और यह मिश्रण ग्राहकों की आवश्यकताओं को सही प्रकार समझने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सही उत्पाद ग्राहकों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। सही सेगमेंटेशन विभिन्न ओवरहेड्स को बचाने में भी सहायक होता है। अगर सेगमेंटेशन इफेक्टिव रूप से किया गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी और मार्केटिंग एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तीसरा बिंदु है डिफरेंशिएशन। सेगमेंटेशन में माना जाए या मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिफरेंशिएशन का अर्थ डिक्शनरी मीनिंग से थोड़ा अलग होता है। डिफरेंशिएशन बहुत ही प्रभावशाली टूल है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। एक सफल मार्केटर इसी की सहायता से अपने उत्पाद के सही विक्रय में सफल होता है। जब बाजार में उपलब्ध उत्पादों से पृथक उत्पाद उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उनके गुणधर्म के अनुसार बनाया जाता है तो वह डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस प्रकार एक बेसिक उत्पाद में सेगमेंट्स की विशेषताओं और सेगमेंट्स में उपलब्ध उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करके उन्हें विभिन्न सेगमेंट्स के उपभोक्ताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा से लड़ा जा सकता है, नए सेगमेंट्स की खोज की जा सकती है, नए बाजारों की खोज की जा सकती है और इस बात की सूचना भी प्राप्त होती है कि जो उपभोक्ता हैं उस सेगमेंट्स के वो किस तरीके का उत्पाद चाह रहे हैं। देखिए इसका चतुर्थ बिंदु जो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। अवसर एवं चुनौतियां। सेगमेंट्स अवसर और चुनौतियों को भी प्रकट करते हैं, बताते हैं। सेगमेंटेशन का एक फ़ायदा ये भी है, एक सेगमेंटेशन का पर्पज़ ये भी है कि क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये तो सब जानते हैं कि बाजार मांग और पूर्ति की दो फोर्सेस से चलता है और मांग और पूर्ति में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। इसके साथ ही साथ एक नई थ्योरी और आ गई है मांग पूर्ति के अलावा कि वातावरणीय घटक। जो मार्केट को नियंत्रित करते हैं और वो घटक ऐसे होते हैं कि उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है और ना ही मांग पूर्ति की जो ताकतें हैं उन पर किसी का कंट्रोल होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं है। कब क्या होगा, किस वस्तु की मांग बढ़ेगी या किसकी मांग खत्म हो जाएगी, क्या फैशन में चेंज जाएगा, उपभोक्ताओं के स्वाद में क्या बदलाव आ जाएगा, उनकी आवश्यकताओं में क्या बदलाव आ जाएगा, उनकी क्रय शक्ति में क्या बदलाव आ जाएगा, उनकी संतुष्टि कितनी रहेगी नहीं रहेगी, प्रतिस्पर्धा में क्या आने वाला है, महंगाई कैसे बढ़ जाएगी। ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और दूसरी बात, ये अनुमान के अलावा ये वैसे भी एकदम से स्पॉन्टेनियसली आते हैं और मुश्किल खड़ी कर देते हैं। लेकिन सेगमेंटेशन से इन परेशानियों को दूर तो नहीं करा जा सकता, लेकिन किसी हद तक कम करा जा सकता है। उसका कारण ये है कि एक जैसे ग्रुप की एक जैसी परेशानियां होती हैं और वो परेशानियां एक ही बार में एक जगह पता लग जाएंगी और उनका एक ही बार में निराकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार सेगमेंटेशन होने से ये जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इनको समझने, जानने और इनके निराकरण करने में सुविधा हो जाती है, समाप्ति नहीं हो सकती। देखिए यहाँ ये समराइड रूप से आपको सब पर्पज़ मार्केट सेगमेंटेशन के, और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पर्पज़ जो हैं इन पर्पज़ को आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं या बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। इसको कई तरीके से आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन की क्या प्रकृति है, क्या इसके गुणधर्म हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार मार्केट सेगमेंटेशन चलता है, कैसे हम माने कि एक मार्केट सेगमेंटेशन एक अच्छा मार्केट सेगमेंटेशन है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अगर ये वाले पॉइंट्स किसी भी मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हैं, किसी भी कंपनी के मार्केट सेगमेंटेशन में हैं, तो उसका अर्थ ये है कि वो सही मार्केट सेगमेंटेशन है, एक प्रभावशाली मार्केट सेगमेंटेशन है। देखिए पहला पॉइंट है आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल का मतलब है जिसकी पहचान हो सके। हर सेगमेंट में अलग अलग भिन्नता होती है, उसके अलग अलग भिन्न गुणधर्म होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनको हम मेज़र कर सकते हैं।
वो ऐसे होने चाहिए जिनको मेजर किया जा सके, जिससे कि हम उनको अलग पहचान कि इस तरीके के गुणधर्म वाला जो एक ग्रुप है वो ये वाला सेगमेंट है, सेगमेंट ए है या बी है, इसको हम पहचान कर सकें। ये मार्केट सेगमेंटेशन का पहली प्रकृति या पहली उसकी विशेषता है, या उसको कहें कि उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है एक्सेसिबल। देखिए कि एक्सेसिबल का अर्थ होता है कि हम उस तक पहुंच सकें। मार्केट सेगमेंटेशन इस तरीके का होना चाहिए कि हमारी एक्सेस वहाँ बनी रहे, हम वहाँ तक पहुँच सकें। अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अप्लाई करना है, या वहाँ पर कोई एक मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि हम अपने मार्केट सेगमेंटेशन तक पहुँचना चाहते हैं, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है सब्सटेंशियल। देखिए सब्सटेंशियल का अर्थ ये है कि उसके अंदर सब्सटेंट होना चाहिए कि हमारा मार्केट सेगमेंटेशन इतना बड़ा उसका साइज हो कि जो हम उसके अंदर अपने फैक्टर्स रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, या हम जो उस एक टारगेट बना के चल रहे हैं उससे रिटर्न का, वो हमारा पूरा हो जाए। मार्केट सेगमेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हमें उससे बेनिफिट ना हो, या उसको रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में हम जस्टिफिकेशन ना कर सकें, हमारा टारगेट अचीव ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिक नीड्स। देखिए ये पहले वाला जो पॉइंट है आइडेंटिफिएबल, हर मार्केट सेगमेंटेशन आपको मैंने बताया था उनके अंदर भिन्नता होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के ने 4 मार्केट सेगमेंटेशन बनाए हुए हैं तो चारों के अंदर भिन्नता होनी चाहिए। वही पॉइंट यहाँ पर आता है यूनिक नीड्स। हर मार्केट सेगमेंटेशन की यूनिक नीड्स होनी चाहिए, जिससे कि उनको डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स वहाँ अप्लाई हो सके। ड्यूरेबल या ड्यूरेबिलिटी, मार्केट सेगमेंटेशन ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबे समय तक काम करना चाहिए। उसके अंदर एकदम तेजी से बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि चेंजेस बार बार होंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं हो पाएगा और कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये हम शुरू में जब मार्केट सेगमेंटेशन का हम लोग अर्थ समझ रहे थे, कंसेप्ट समझ रहे थे, जब भी हमने इसको समझा था कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों ही गुण मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर होने चाहिए। होमोजीनियस विद इन द मार्केट सेगमेंटेशन और हेट्रोजीनियस अमंग द मार्केट सेगमेंट्स। तो सेगमेंटेशन जो है इंटरनली होमोजीनियस होना चाहिए और एक्सटर्नली हेट्रोजीनियस होना चाहिए। मार्केट सेगमेंटेशन कितने तरीके का हो सकता है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन में होने चाहिए। समय के साथ ये टाइप्स बदलते रहते हैं, नई नई बातें आती रहती हैं, और मार्केट सेगमेंटेशन जो किया जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन का करने का अर्थ ये है कि मार्केट में जो उपभोक्ताओं के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करके एक जगह एट्रीब्यूट्स को मानते हुए मार्केट सेगमेंटेशन है। अगर हम देखें कि कोई उपभोक्ता कि 25 से 30 साल वाले उपभोक्ता या जिनका हायर इनकम ग्रुप है वो, लेकिन फिर भी मोटी तौर पे एक ग्रुप बनाया गया है जिस ग्रुप में 4 भेद लिए गए हैं। पहला टेरिटोरियल और जियोग्राफिक, भौगोलिक या क्षेत्रीय। दूसरा डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी का मतलब है जनसंख्या का विज्ञान। और सोशियो साइकोलॉजिकल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, और बिहेवियरल व्यवहारिक। तो इस तरीके से ये सेगमेंट बनाया गया है। देखिए पहले ज्योग्राफिकल में तो जो हम सेगमेंटेशन करते हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स ले लेते हैं, कितना डेवलपमेंट किस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र के बायर्स को या उपभोक्ताओं को हमें स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, एरिया वाइज, क्लाइमेट वाइज एक जैसे केरल के उपभोक्ता हैं, वो केरल के उपभोक्ता मैं नहीं समझता कि वहाँ कंबल या स्वेटर्स बिकते होंगे, तो वहाँ पे नहीं है। केरल के उपभोक्ता एक जैसे, अब अगर हम केरल और मेरठ को मिक्स कर देंगे तो काम ही नहीं चलेगा। डेंसिटी वाइज कहाँ ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन वाइज, ये हम फैक्टर्स ले सकते हैं। डेमोग्राफिक कि जो जनसंख्या का विज्ञान है कि कितनी एज है, क्या उसका जेंडर है, कितनी उसकी एजुकेशन है, क्या इनकम का लेवल है, क्या वो काम करता है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सामाजिक स्टेटस क्या है, समाज में किस तरीके से रहता है वो, उसका फैमिली का सेटअप क्या, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, सिंगल है, और वो किस तरीके के फैमिली सेटअप में रहता है वो। सोशियो साइकोलॉजिकल, पर्सनैलिटी उसकी क्या है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स क्या हैं, बिलीफ्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। और बिहेवियरल जो सबसे ज़्यादा, दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों ही लास्ट वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट सेगमेंटेशन पे इफेक्ट डालते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। और जिसकी वजह से ही मार्केट सेगमेंटेशन के में एकदम से चेंज आता है, बाजार में चेंज आता है, वो ये 2 ही फैक्टर्स हैं।
बिहेवियरल कि उसकी नीड सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी है कस्टमर की, वो कितना बेनिफिट खोज रहा है चीज़ों में, वो उसका यूसेस किस तरीके से कर रहा है, उसके अंदर किसी भी चीज़ को खरीदने की कितनी एकदम से जल्दी है या कितनी तेज़ी से वो डिसीजन लेता है, ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका रेफरेंस ग्रुप क्या है। देखिए रेफरेंस ग्रुप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। रेफरेंस ग्रुप का मतलब है कि व्यक्ति जो लोगों दूसरे लोगों से राय लेता है वो रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। तो वो हर व्यक्ति किसी ना किसी से राय लेके परचेजिंग करता है या किसी को साथ ले जाकर परचेजिंग करता है। तो कोई भी कंपनी ये चाहती है कि वो किसी से राय ना ले, वो डायरेक्ट आकर परचेजिंग करे, लेकिन फिर भी लोगों के रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। फैमिली सेटअप भी यही एक कारण है, सोशल स्टेटस भी यही कारण है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी यही कारण है कि वो जो रेफरेंस ग्रुप उसके अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस ग्रुप बनता है। तो अगर उसका रेफरेंस ग्रुप कुछ ऐसा है कि जो बहुत ही हाईली ब्रांडेड आइटम्स को पसंद करते हैं तो व्यक्ति उसी आइटम को खरीदेगा। उसका फैमिली स्टेटस कैसा है, फिर दोबारा फैमिली स्टेटस आता है कि फैमिली में लोग उसकी परचेजेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, फैमिली में लोग उसकी परचेजेस को डिमोरलाइज तो नहीं करते, क्या फैमिली एक साथ परचेज करने जाती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं हम इनको। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये लेक्चर बड़ी तन्मयता से और ध्यान से सुना। मार्केट मैनेजमेंट की थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी लेक्चर पे आते हैं।